मुझे ना वो मग दे देना। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। पानी है। चलो बिफोर वी बिगिन, आपने ओरिएंटेशन किसने नहीं लिया अभी तक? आपने नहीं लिया है, ठीक है। क्यों नहीं लिया? ऑनलाइन देखा आपने? जिसने ओरिएंटेशन नहीं लिया है, देखो पढ़ाने से ज़रूरी, कल जैसे सेमिनार भी हुआ इतना बड़ा, सर ने भी यही बातें की कि आपका जो पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ना कैसे है। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ओरिएंटेशन में वही होता है। बार बार हमने आपको बोला कि सिलेबस का कवरेज करना है, कैसे करना है। मैंने यहाँ डिकोड किया, ऑप्शनल चुनना है, कैसे चुनना है। तो आप क्या करेंगे, ओरिएंटेशन ज़रूरी देखेंगे, ठीक है। द मोमेंट यू विल गेट लाइक एडमिटेड टू द बैच, उसके बाद से मैम आपको एक्सेस दे देगी लेक्चर्स का। ओरिएंटेशन में कुछ गाइडेंस वीडियोज़ है, 10-12 वीडियोज़ है, वो अच्छे से देखो। आपको एक पिक्चर बन जाएगा एग्ज़ाम का पूरा क्या है। पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, पैसे का निज़ाम क्या है। ये घर पे मैं किताब बोलूँगा वहाँ से पढ़ लो, समझ आ जाएगा आपको। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, समझ आ जाएगा आपको। और जो यहाँ पर आने का मकसद है वो है कि आप एक स्ट्रीम लाइन प्रिपरेशन हो। स्ट्रीम लाइन हो गया आपका एक जहन एक स्पेसिफिक सड़क पे चलेगा, एक स्पेसिफिक राह पे चलेगा, दाएं बाएं भटकेगा नहीं। वो है इधर आने का मकसद, और कोई मकसद नहीं है। आप जो यहाँ पर जो टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं, सेम टॉपिक्स आपको दुनिया भर पे ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे उसके, हमसे मेरे से अच्छा पढ़ाएंगे। बट द आइडिया इज़ यहाँ पर एक ग्रुप में रहना चाहते हो, मिलकर 1 साल 1.5 साल प्रिपेयर करना चाहते हो ताकि आप अगले साल का एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका हमारे साथ, एकेडमी के साथ, टीचर्स के साथ, हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो एकेडमिक एसोसिएट्स है, जो आपके टेस्ट्स बनाते हैं, जो आपका कंटेंट बनाते हैं, उनके साथ आपका एक कनेक्शन बना रहे, बिकॉज़ वही आपकी एक स्ट्रीम लाइन प्रिपरेशन में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। इसमें बहुत आसान है भटकना, इस प्रिपरेशन में बहुत आसान है भटकना, बिकॉज़ इतने लोग आपको बैठेंगे ना सजेशंस देने, ख़ास तौर पर क्लास के आपके दोस्त वगैरह, कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, वो नहीं करना है, ये करना है। उसमें फिर आप इंसान 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद भटक जाता है। उसको आइडिया नहीं होता कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, वेदर द थिंग्स आई एम डूइंग वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो इसीलिए यू हैव टू बी इन टच विद अस। आपके बगल वाला इंसान उतना नहीं जानता जितना आपको यहाँ टीचर्स बताएंगे, ठीक है। तो बी इन कनेक्शन विद अस। ये लंबा हमारा प्रोसेस रहेगा आपके साथ। अब हमारा दूसरा बैच है इस साल का। पहला बैच मॉर्निंग में होता है, तो आप सेकंड बैच हमने अब शुरू किया, और शुरू हम किसी और सब्जेक्ट से करने वाले थे। कल शाम को अनफॉर्चुनेटली सर की घर पे डेथ हुई, तो हमें कल शाम में ये चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो नाउ आई विल बी स्टार्टिंग योर इकोनॉमी क्लासेस। इकोनॉमी वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट्स है इसका। तो मैं नहीं चाह रहा था कि हम इकोनॉमी से शुरू करें, बिकॉज़ लोगों को इकोनॉमी के लिए कुछ फोबिया होता है। आप कितना भी कोशिश करोगे वो फोबिया तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम चाह रहे थे थोड़ा एक सटल सा सब्जेक्ट शुरू हो, ताकि जब तक आपको हिसाब किताब आए उसके बाद हम कोई बड़ा सब्जेक्ट उठा सकते हैं। पर अल्लाह की मर्ज़ी है, अब जो हम शुरू कर लेंगे, देखेंगे कैसा जाएगा। सी नाउ मैं पहले आपको 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ जो जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा और आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला काम है, जो आप ये आज नोट्स लिखोगे, जो भी मैं पढ़ाऊँगा, 2.5-3 घंटे का क्लास होगा। आज आपका टेस्ट नहीं होगा, कल से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे बेस्ड ऑन व्हाट आई टीच टुडे। तो आज जो मैं आपको 3 घंटे का लेक्चर दूंगा वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। मैं कभी बोल रहा हूँ, कभी मैं डिक्टेट नहीं करूँगा, और जब मैंने कोई ऐसे ही उठाकर कोई आपको कॉन्सेप्ट बताया
तो इट्स वेरी गुड फॉर यू टू राइट दोज थिंग्स। जो मुझे डिक्टेट कराना है वो मैं बोलूँगा कि मुझे डिक्टेट कराना है, तो तब मैं आपको बोलूँगा कि लिखो मत, मैं डिक्टेट कराऊँगा, तो वहाँ पर आई डिक्टेट दैट, ठीक है। बाकी मैं कुछ ऑफ टॉपिक चीज़ें बोल रहा हूँ, डिस्कशन वाले, वो भी आप साथ साथ लिखना, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज़ हैपेंड कि जो चीज़ मैंने डायरेक्टली लिखा ही नहीं है, डिस्कशन में बोली है, वो डिस्कशन वाली चीज़ कभी क्वेश्चन में आ जाती है, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड हैव अ लॉट ऑफ ग्रास्प अबाउट दोज थिंग्स, जो मैंने डायरेक्टली लिखा तो नहीं रहा पर डिस्कशन में हम ऐड कर रहे हैं। ये तो हो गया नोट्स आप मेरे कैसे लिखोगे। इधर घर पे आप करेंगे काम एक, मुझे कल से आप में से किसी की भी एक कॉपी नहीं चाहिए जो आपके हाथ में है सब। एवरी पर्सन शुड गेट A4 शीट्स, सब के सब। ये कॉपी जो आपने यहाँ पर रखी है, ये कॉपी आप रखो क्लास के नोट्स लेने के लिए, जो मैं यहाँ पर पढ़ेंगे। घर पे मुझे आपके सिनॉप्सिस चाहिए, घर पे मुझे आपके समरी नोट्स चाहिए। ये मैंने पिछले बैच में नहीं कराया था बिकॉज उसमें बहुत छोटे बच्चे थे, मैं ये आपके साथ शुरू कर रहा हूँ इधर, ठीक है। समरी नोट्स बनाएंगे आप क्या करेंगे, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जैसे आपने यहाँ पर आज 3 घंटे के लेक्चर में आप मान के चलिए 15 पेजेस आपके आज फिल हो जाएंगे नोटबुक के। 15 पेजेस तो भरोगे आप। घर पे आप A4 शीट लोगे, इस A4 शीट में यू विल डिवाइड इट इनटू 3 रीजन्स, ठीक है। बीच में एक लकीर डाल देना, और आप क्या करेंगे, इन 15 पेजेस को आप 1-2 बार पढ़ना घर पे, बिकॉज 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, एक ही सब्जेक्ट उठा रहे हैं हम, आपको फोकस भी इसी पे करना है। जब तक इकोनॉमी ख़त्म नहीं होगा, आपका फोकस इकोनॉमी से बाहर किसी सब्जेक्ट पे नहीं होना चाहिए। आप ना हिस्ट्री के बारे में सोचेंगे, ना पॉलिटी, ना ज्योग्राफी, किसी के बारे में आप नहीं सोचेंगे। योर फुल फोकस हैज़ टू बी इकोनॉमी ओनली। मैं कुछ चीज़ें पढ़ने को बोलूँगा, वो भी पढ़ना है। अब क्या करेंगे, इन 15 पेजेस को आप अच्छे से फिर से पढ़ेंगे 1-2 बार घर पे, और आपको पता चलेगा इसमें मुझे समझ आ गई चीज़। और इसमें हकीकत में इन 15 पेजेस में अगर कायदे से देखा जाए तो इसको मैं आधे पेज में समराइज कर सकता हूँ, आधे पेज में। वो क्या है, जैसे एक पेज आपने लिखा, उसमें आपको 2 पॉइंट्स मिले, तो आपने 2 पॉइंट यहाँ पर डालने हैं। दूसरा पेज टर्न का, उसमें आपको 4 पॉइंट मिले, वो 4 पॉइंट अपने यहाँ डालने हैं। फिर आपको कुछ पॉइंट्स मिले, फिर आपको कुछ पॉइंट्स मिले। ऐसे करते करते मेरा जो क्लास लेक्चर है वो आधे पेज में ख़त्म करना है आपको, एक लेक्चर, नॉट मोर देन दैट। ये होगा आपका समरी नोट। कल को जब रिवाइज करना है, फिर ये 15 पेज को जला देना, आप मसाला वाले को देना है। वी डोंट नीड दैट, हमें ये चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे, इसी क्लास में जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, बार बार ऐसा होगा कि आपने पढ़ा होगा टॉपिक, आपको समझ होगी टॉपिक की, पर आप लिख नहीं पाओगे। बहुत बार ऐसा होगा। मैं आपको बोलूँगा, मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक पढ़ा है, मैंने आपको बोला इंक्लूसिव ग्रोथ में ये 5 डायमेंशंस है। ये 5 डायमेंशन है तो इंक्लूसिव है, नहीं है तो इंक्लूसिव नहीं है। और ये 5 डायमेंशन बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अचीव नहीं किए जा सकते हैं, मार्केट इकोनॉमी में अचीव नहीं हो सकते। मैंने पढ़ा दिया आपको, ये कॉन्सेप्ट सुना आपने। इंक्लूसिव ग्रोथ का जब आप क्वेश्चन देखेंगे वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, हालांकि कॉन्सेप्ट आपको पता है। अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव नॉट लर्नड द कॉन्सेप्ट। जब तक आपने वो 5 डायमेंशन इंक्लूसिव ग्रोथ के रॉट मेमोरी में क्रैम करके डाले नहीं है, वो 5 एलिमेंट आपको वहां पर आंसर में नहीं याद आएंगे। तो हर एक चीज के डायमेंशन होते हैं। मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं आरबीआई का, आरबीआई की रेपो रेट, रेपो रेट के 10 डायमेंशन है। जब तक ये 10 डायमेंशन जबानी याद नहीं होंगे तो रेपो रेट का क्वेश्चन ठीक नहीं होगा आपका। जबानी याद करना है, क्रैम करना है। मैं आपको बता रहा हूं, बिना क्रैमिंग के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा ये। वो आपको अगर लग रहा है कि जैसे ये बचपन में होता था, 8वीं या 10वीं जमात में जब हम पकड़ के वो क्रैमिंग करते थे, आपको याद है, क्योंकि आप बचपन में अच्छी क्रैमिंग करते थे, आपको अच्छे मार्क्स आते थे। 80% आ गए, 90% आ गए, 94% आ गए। फिर हमने ग्रेजुएशन में क्रैमिंग करना छोड़ दिया, है कि नहीं? मास्टर्स में तो बिल्कुल भी नहीं किया। मास्टर्स में ऊपर से देखा, अच्छा पढ़ा एक बार तो ख़त्म। फिर वहाँ खुद लिखते थे। फिर आपने देखा 50% मार्क्स, 55% मार्क्स, यही होता है। फिर यूपीएससी में क्रैमिंग करना पड़ेगा। जब तक आप एक अच्छा क्रैम्ड आंसर नहीं लिखेंगे, आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आपको लग रहा है आप इतने सोफिस्टिकेटेड इंसान हो कि आपको क्रैमिंग की ज़रूरत ही नहीं है,
तो अब तब आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है, तो आप घर पे खुद पढ़ सकते हो। यहाँ आने का मतलब है यू नीड अस, और उसका मतलब ये है जो मैं बता रहा हूँ वो करो आप। यू हैव टू क्रैम थिंग्स। मैं आपको जो लेक्चर दूंगा अगले दिन वो ज़बानी याद होना चाहिए। मैं ऑरल टेस्ट लूँगा आपको, और बाय द टाइम आई एम डन विद इकोनॉमी टिप ऑफ द टंग होना चाहिए आपका। बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इकोनॉमी। समझ रहे आपको? उसके बाद आप 1 महीने के बाद और रिवाइज कर लेना उसको, पर बाय द टाइम आई एम हियर आपका इकोनॉमी ज़बानी याद होना चाहिए सबको। ठीक है? तो वो ज़बानी याद होगा जब आपके पास क्या होंगे, समरी नोट्स। इतना ही आपका काम नहीं है। एक तो हो गया जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आज तो आपका लगभग सारा क्लास 3 घंटे का इंट्रोडक्शन पे ही जाएगा, बिकॉज इकोनॉमी में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इकोनॉमी का बैकग्राउंड पता हो कि ये कहाँ से सब्जेक्ट निकला है। मैं सीधा कोई सा टॉपिक उठा नहीं सकता हूँ सिलेबस का, अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी है क्या। आप ऐसे इकोनॉमी मास्टर्स में किसने पढ़ा है? किसी ने नहीं। ग्रेजुएशन में किसी ने नहीं। ठीक है, तो मतलब आई हैव टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट टू, उसमें आज पूरा लेक्चर चला जाएगा उसमें। अब देखिए, मैं जो भी आपको आज पढ़ाऊंगा या जो भी हम कल पढ़ेंगे बेसिकली, उसमें मैंने जैसे टॉपिक आपको उठाया मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, तो टॉपिक पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ, जीडीपी एनडीपी पढ़ रहे हैं, तो आपने घर पे समरी नोट्स बनाए। जो मैंने पढ़ा है वो तो आपने डाला उसमें। आपका एक एडेड काम है उस पर। मैं कुछ क्वेश्चंस भी साथ में कराता जाऊंगा, जैसे कोई जीडीपी पे कोई क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे हमने प्रॉमिस किया आपको कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ करेंगे इधर ही। मैं तो कुछ क्वेश्चंस करा लूँगा आपको, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद भी ढूंढने हैं। तो जैसे जीडीपी पे आपको अब कॉन्सेप्ट पहली बार आप सुन रहे हो, ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, प्रोडक्शन क्यों मेंटेन करनी पड़ती है, बढ़ाने से ग्रोथ कैसे आती है, घटाने से नेगेटिव कैसे होता है, ये आपने पहली बार समझा। उसके बाद आप घर पे सर्च करेंगे MCQs ऑन जीडीपी, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत सारे MCQs मिलेंगे। और जितना कंटेंट मैं नहीं दूंगा ना आपको क्लास में, उससे ज़्यादा आपको इस एक्टिविटी से मिलेंगे जब आप सर्च करोगे घर पे। तो जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, घर पे जाके उस पर MCQs आप सर्च करोगे, और जो MCQ समझ आ रहा है उस MCQ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा वो डाल देना इधर। जो MCQ समझ नहीं आया कल मुझे दिखाना, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। समझ आ रहा है? ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वाला। ये काम अगर आपने किया ना, मैं आपको बोल रहा हूं आप बहुत लोगों से आगे चले जाओगे। पर मैं इधर ही बोल रहा हूं आपको, मेजॉरिटी लोग ये काम नहीं करने वाले हैं, पर मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। जब तक ये करवाएंगे नहीं हम आपसे, तब तक आप यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। यू हैव टू डू इट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड इन द क्लास। दिस इज द ओनली वे टू डू इट। आप एक घर पे सब के सब ऐसे नोट बनाओ, सिनॉप्सिस बनाओ, समरी नोट्स बनाओ, मेरे 15 पेज के लेक्चर को आधे पेज में कन्वर्ट करो। उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन करो मॉक क्वेश्चन से। आपको हमेशा 100% एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे आपको। और अगर आपको ये भी पता नहीं कि मॉक क्वेश्चंस कैसे ढूंढने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा लैपटॉप पे, ठीक है, कैसे ढूंढते हैं। तो वैसे आपको मॉक क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका एक नोट तैयार हो गया। बिकॉज करंट आज के चल रहा है, जो भी आपका महीना चल रहा है उस हिसाब से आज तक का जो करंट है वो तो मैं करा ही लूँगा आपको। फिर अगले साल आपको एग्ज़ाम देना है, तो अगले साल जैसे सब्जेक्ट खत्म हो गया, आज तक का करंट तो हो गया आपको, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा, आखिर पे करंट अफेयर का एक PT 365 पढ़ेंगे। तो नया नया जो करंट आया है वो इसमें ऐड करते जाएंगे। पेज ही तो है, एक पेज और ऐड करना है, ठीक है। इस कॉपी में दिक्कत होगी। फिर अगर सपोज मैं पढ़ाते पढ़ाते ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म करके, मनी एंड बैंकिंग खत्म करके अभी गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ मनी एंड बैंकिंग में कोई नया करंट अफेयर आया है, तो आप कॉपी में कहाँ घुसेड़ोगे उसको, ठीक है। तो जैसे ही गवर्नमेंट बजटिंग पड़ेगा, आपको मनी एंड बैंकिंग में नया, अगर आप पेजेस पे लिख रहे हो तो आपने करंट अफेयर का एक नया पन्ना उखाड़ के आपने डाल दिया उसमें बीच में, तो करंट भी अपडेट होगा उससे। समझ आ रहा है? ये काम थोड़ा मुश्किल है, पर अगर ये हो गया फिर रास्ता आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन क्रैमिंग ज़रूरी है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, कल आपको ज़बानी याद होना चाहिए वो सब का सब। पहली बात हो गई ये। सेकेंडली, इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस क्या है। अब मैं अपने सब्जेक्ट, और ये काम सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, आपको हर सब्जेक्ट में करना है, ठीक है। कभी मैं खुद से पूछूंगा, कभी हमारी टीम आएगी आपसे वो पूछने, जो रेगुलर टेस्ट होंगे आपके, कभी रिटन होगा, कभी ऑरल होगा, कभी जो भी होगा। उसके बाद मैं आपको, ये तो क्या नोट्स कैसे बनाने हैं,
उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस देंगे। जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, धीरे 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 हम उस लायक हो जाएंगे कि इस टॉपिक से अब मेंस में ये क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन आया है। ऐसे करते करते मैं आपको हर दूसरे तीसरे दिन एक क्वेश्चन दूंगा। उस क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी मैं ही दूंगा आपको। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप आंसर लिखो, बिकॉज अभी आपकी वो हालत नहीं है कि आप आंसर राइटिंग कर सके, बिकॉज आपको ना स्ट्रक्चर का पता है, ना आपको कंटेंट आपके पास है, सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो, आंसर राइटिंग आपके बस की बात अभी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मॉडल आंसर भी मैं ही दूंगा। इंट्रोडक्शन कैसे है उसका, बॉडी कैसे है, कंक्लूजन कैसे, मैं यहीं से दे दूंगा आपको। आपको वो घर पे ज़बानी याद करना है। एक क्वेश्चन 3 दिन, 2 दिन में एक क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन, ऐसे करते करते जब तक इकोनॉमी खत्म होगा आपने 100-150 क्वेश्चन याद किए होंगे। और मैं लिख कर आपको देता हूँ, केएस में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और यूपीएससी में आपको नो डाउट उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। पर क्योंकि आपने अगर एक सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन याद किए, आप खुद सोचो आप कितने सारे क्वेश्चंस का कंटेंट आपके पास है, आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये 2-3 काम मैं आपसे करवाऊंगा। एक तो नोट मेकिंग, दूसरा मॉक के क्वेश्चंस आपके ओरल टेस्ट में लूँगा, और मैं आपको यहीं से क्वेश्चन दूंगा, वो आपको याद करना है। जैसे जैसे आपका याद होगा, आपका लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, उसके बाद आप इस लायक हो जाओगे कि मैं अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दूंगा, बोलूँगा लिख कर दे दो। लेकिन आपके पास उस वक्त तक भरपूर कंटेंट होगा कि आप वो क्वेश्चन लिख सको। समझ आ रहा है? ज़बानी याद करना शुरू करना है। अब अगर आपकी माँ ये सवाल है कि सर मुझसे ज़बानी याद नहीं होता, मुझे भूल जाता है, ये सब की प्रॉब्लम है, ठीक है? ये किसी एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होती है, एक बार पढ़ा तो याद हो गया। जैसे यहाँ के बहुत बड़े आलिम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, उनको कहते थे ही हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी। उनका बहुत बड़ा किस्सा है कि वो इजिप्ट में एक म्यूज़ियम के अंदर एक बहुत बड़ी किताब थी, उसकी दुनिया में एक ही कॉपी थी, दुनिया में दूसरी कॉपी थी नहीं उसकी, और वो इजिप्ट वाले, वो म्यूज़ियम वाले किसी को देते भी नहीं थे वो किताब। तो यहाँ से एक बहुत बड़े दारुल उलूम ने अनवर शाह साहब को भेजा इजिप्ट, मिस्र में उनको बोला आप वो किताब पढ़ो। तो वो गए वहाँ, उन्होंने वो किताब पढ़ी, बिकॉज वो कॉपी करने देते नहीं थे उसको। किताब पढ़ी, पूरी किताब पढ़ी, उसको समेटा, उनको वापस दी, वापस आए इंडिया में अपने मेमोरी से वो सारी किताब खुद लिखी। उसके बाद उसकी एक कॉपी वापस मिस्र भेजी, उनको बोला फलाना पेज पे इस लाइन पे गलती है, उसको ठीक कर देना। दिस इज़ फोटोग्राफिक मेमोरी। ये सबकी नहीं है, दीज आर सम पीपल दैट आर गॉड गिफ्टेड। मेजॉरिटी बच्चे, हम जैसे एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मैं भी, आप भी, हम सब एक तरीके के हैं। तो याद कैसे रहेगा? बार बार पढ़ने से याद रहता है, बार बार पढ़ने से, 1 बार 2 बार 3 बार। जैसे इकोनॉमी जब मैंने भी एक बार ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा था, जैसे आप आज पहली बार पढ़ोगे, मैंने भी कभी ज़िंदगी में शुरू किया था कि आज मैं पहली बार पढ़ूंगा, तब भी मुझे भी कुछ याद नहीं था। अब मैंने इतना इकोनॉमी पढ़ा है कि आप मुझे शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी सवाल पूछो मुझे याद है वो। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार एक ही चीज़ की है। आपको भी बार बार एक ही चीज़ करनी है, वो खुद घुस जाता है दिमाग में, अनलेस कि आप बार बार पढ़ तो रहे हो पर दिमाग कहीं और है। ऐसे हम कहते हैं ना कि किताबों से मुमकिन नहीं है तुम्हें फुर्सत, कि तू किताब खां है साहिब किताब नहीं। कि हम पकड़ के पढ़ते रहते हैं कुरान शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन वो किताब तो पढ़ रहे हैं हम, किताब खां है पर साहिब किताब नहीं है, किताब दिल में नहीं है। जब वो इंटरनलाइज नहीं होगा तब समझ नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो शुरू, अब बचपन से लेकर अभी तक कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन घंटा किसी को समझ नहीं आता कुछ। क्यों? क्योंकि हमने वो इंटरनलाइज करने की कोशिश नहीं है। पढ़ते रहते कबूतर की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ पता नहीं लेकिन क्या चल रहा है मामला। कुछ लोग तो ऐसे ही थे ना, जब नमाज़ पढ़ते थे तो उनके वो जिस्म से तीर निकालते, उनको पता नहीं चलता था। वाई? बिकॉज वो इंटरनलाइज किया था पूरा मामला। बिल्कुल ऐसे इंटरनलाइज करोगे, समझोगे, दिल में ले जाओगे, उसको अपना कंसिडर करोगे, तब वो याद रहता है। अगर आपको ये लगा ना कि इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट कुछ और है जिसमें मैंने ग्रेजुएशन की है। जैसे आपने किस में ग्रेजुएशन की है? लॉ में। लॉ इसका सब्जेक्ट है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ कि लॉ आपका सब्जेक्ट है और इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट नहीं है? है ना? अगर आपकी ये मेंटालिटी रही ना,
आपने इकोनॉमी को अपनाया नहीं तो इकोनॉमी भी आपको नहीं अपनाएगा। आपको आज जब मैं शुरू कर रहा हूँ, आज से अब आपका इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट हो गया है। और ये इसको आप कल को नहीं बोलोगे मेरा बैकग्राउंड कुछ और है, आपका बैकग्राउंड अब इकोनॉमी भी है, वो ऐड हो गया उसमें अब, ठीक है, बिकॉज आपने पढ़ लिया वो अब। तो इसको इंटरनलाइज करना है, इसको अपनाना है कि ये मेरा सब्जेक्ट है। आप फिर देखोगे आपके दिमाग के तार खुलेंगे इकोनॉमी से। ये हो गया आपका कि कैसे हम पढ़ेंगे। सेकेंडली, जब आप ये नोट्स बनाना शुरू करेंगे, उसका जो पहला पेज होना चाहिए आपके नोट्स का, वो होना चाहिए आपका सिलेबस GS3 का। इकोनॉमी किस में आता है? अब जिस बच्चे को ये GS1, GS2, GS3 नहीं पता, ओरिएंटेशन में मैंने ये पूरा कवर किया है, लेक्चर्स ले लेना, उसमें देख लेना। जब आप GS3 का पेपर उठाओगे सिलेबस, GS3 के सिलेबस में आपको इकोनॉमी दिखेगा सबसे पहले। इकोनॉमी के बाद आपको एग्रीकल्चर दिखेगा। एग्रीकल्चर के बाद आपको एनवायरनमेंट दिखेगा। उसके बाद आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिखेगा। उसके बाद आपको डिजास्टर मैनेजमेंट दिखेगा। और उसके बाद आपको इंटरनल सिक्योरिटी दिखेगा। ये है आपका GS3, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। यहां पर भी हर एक कंपोनेंट का अलग अलग टीचर मिलेगा आपको। तो इकोनॉमी अलग से मैं उठा रहा हूं आज, एग्रीकल्चर में इसमें नहीं डाल रहा। एग्रीकल्चर अलग से सेपरेट कंपोनेंट है आपका, ठीक है। वाई? बिकॉज एग्रीकल्चर जैसे ही मैं अगर इकोनॉमी में घुसेड़ कर पढ़ाऊंगा तो ना इकोनॉमी के साथ जस्टिस होगा, ना एग्रीकल्चर के साथ जस्टिस होगा। मिलाकर ये दो GS3 का 50% पेपर है, ठीक है। ये दो बहुत बड़े कंपोनेंट। एग्रीकल्चर छोटा कंपोनेंट नहीं है। अभी मैंने एग्रीकल्चर का बैच 1 में खत्म किया, वहां पर लगभग महीना लगा हमें सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ने में, और यहाँ पर भी हमें महीना लगेगा इकोनॉमी पढ़ने में। ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर को पढ़ाते नहीं हैं। एग्रीकल्चर में हर साल UPSC मेंस के अंदर कम से कम 4 सवाल आते हैं, 2 10 मार्क्स वाले, 2 15 मार्क्स वाले, टोटल 50 मार्क्स सिर्फ एग्रीकल्चर से होता है। समझ आ रहा है? तो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, उसके बाद टेक्नोलॉजी, ICT, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो सब है। बहुत आसान सवाल है, ऐसा नहीं कि घुसेट के कुछ ज़्यादा पूछेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है मेडिसिन में, नैनो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है हमें फार्मास्यूटिकल्स में। बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स। डिजास्टर मैनेजमेंट भी ईजी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी ईजी है। ये है आपका GS3। इसमें मेरा एक ही सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमी का, जो हम आज शुरू करेंगे। अब इकोनॉमी में बिफोर वी स्टार्ट यू नीड टू गेट एन आइडिया कि इसकी मार्क्स के हिसाब से कितनी वेटेज है। तो मैं आपको पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, उसके बाद मेंस का, फिर इंटरव्यू के बारे में आई विल गिव यू एन आइडिया कि इकोनॉमी कहां कहां लगता है। आप किसी से भी बात करोगे जिन्होंने UPSC का इंटरव्यू दिया है, आपको बताएंगे UPSC के इंटरव्यू में देयर आर बाउंड टू बी क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमी। 2 सब्जेक्ट है जो इंटरव्यू वाले जरूरी तैयार करके जाते हैं। एक है आपका करंट अफेयर, और करंट अफेयर के अंदर इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक। ये 2 सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। इसमें आपको इंटरव्यू भी जब देते हैं देने, उसमें भी आपका इकोनॉमी पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में इकोनॉमी की तीनों स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो हम प्रीलिम्स की बात करेंगे सबसे पहले। प्रीलिम्स आपको पता है MCQ बेस्ड होता है ना। तो मैं आपको हर साल का डेटा दूंगा कि हर साल इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन होते हैं। मैं करंट अफेयर जोड़ के बता रहा हूँ, इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन भी और इकोनॉमी का करंट का पोर्शन भी। 2013 से हम शुरू करेंगे, बिकॉज 2013 में UPSC का पैटर्न बदला था। फिर 2014, ये बनाओ साथ साथ में, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
22। डेटा बोलता है कि इकोनॉमी में 2013 में हमारे पास 18 क्वेश्चंस थे, 14 में 10 क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चंस, 29 क्वेश्चंस, 29, 25, 28, 23, 14, 19। देखा? 18, 10, उसके बाद 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 21 में थोड़े कम आए थे, फिर अराउंड 20। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 20% पेपर इकोनॉमी से होगा फिल्म्स में। ठीक है ना? 20% पेपर। टोटल क्वेश्चंस 100 है, 100 में से 20 क्वेश्चन इकोनॉमी से है, कम से कम 20 क्वेश्चन इकोनॉमी से है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि ये जो 20 क्वेश्चन इकोनॉमी से हैं इसमें मेजॉरिटी करंट वाले हैं। इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। लगभग आपको 13 से 14 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन के होंगे, थ्योरी वाले स्टैटिक। रिमेनिंग आपके 7 से 6 क्वेश्चन करंट वाले। तो मेजॉरिटी विल बी योर स्टैटिक पोर्शन। जब तक इकोनॉमी का स्टैटिक दुरुस्त नहीं होगा, करंट तो समझ आने वाली चीज ही नहीं है। करंट किसी काम का नहीं है जब तक इकोनॉमी का स्टैटिक पता नहीं है। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टैटिक्स, टू अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस ऑफ इकोनॉमी। अभी जैसे करंट अफेयर में क्या चल रहा है? करंट अफेयर में ये चल रहा है कि आरबीआई ने अपने पॉलिसी कॉरिडोर में रिवर्स रेपो रेट को हटाकर स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी डाला है। ये क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में आ सकता है। अब मैंने आपको करंट अफेयर विजन आईएएस की मैगजीन पे आपने निकाला कि एसडीएफ हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द पॉलिसी कॉरिडोर ऑफ आरबीआई एंड इट हैज़ रिमूव्ड रिवर्स रेपो फ्रॉम द पॉलिसी कॉरिडोर। अब ना आपको पता है पॉलिसी कॉरिडोर, ना आपको पता है एसडीएफ, ना आपको पता है रिवर्स रेपो। करंट अफेयर किसी काम का नहीं है अनलेस यू डोंट हैव स्टडीड स्टैटिक पोर्शन। ठीक है? ये आपका इतना तगड़ा हो जाएगा कि आप दुनिया का कोई भी करंट उठा लो इकोनॉमी वाला, आपको समझ आ जाएगा वो। ये मैं आपको क्लास में करा लूँगा पूरा। करंट भी हम करेंगे आज तक जितना करंट आया है। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का पोर्शन। ये प्रीलिम्स के पोर्शन में मेजॉरिटी आपके जो सवाल है वो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से आते हैं, बट याद रहे इसमें यूपीएससी में जैसे लास्ट जो मैंने बैच पढ़ाया था इकोनॉमी का, केएस के एग्जाम में कुछ 20 क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी में, 20 के 20 क्लास के नोट्स से निकल गए थे। और लास्ट ईयर का केएस एग्जामिनेशन अभी तक का केएस की हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन था। किसी को भी पूछ लेना आप, कट ऑफ 200 में से 38 मार्क्स हुआ, 38। उसमें से 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ाए थे। लास्ट जो केस हुआ है, जस्ट रीसेंट केस जिसका मेंस चल रहा था अभी। ठीक है? इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स बिकॉज इट वाज एट आमतौर पर केएस का प्रीलिम्स इज एज गुड एज एसएसबी। एसएसबी केएस के प्रीलिम्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है, पर लास्ट जो केएस हुआ था उसका प्रीलिम्स वाज एज गुड एज यूपीएससी। बहुत अच्छा पेपर, लाइक इट वाज वेरी गुड। और क्योंकि हम यूपीएससी के पैटर्न से पढ़ाते हैं, लास्ट का पेपर सारा फंसा था इकोनॉमी का। ठीक है? लेकिन पता नहीं कि आपके साथ ऐसा होगा या नहीं होगा, पर लास्ट ईयर वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर द स्टूडेंट्स। तो उसमें से मेजॉरिटी आपको मेरे नोट से निकल जाएगा। कुछ और भी जैसे मॉक, मैंने कहा मॉक क्वेश्चंस निकालने हैं, वहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी ऐड करते रहना है। आपको जो अब किताबें इसमें पढ़नी पड़ेंगी, बेसिकली आपका जो प्राइमरी सोर्स मटेरियल होगा इसका, दैट इज क्लास नोट्स। प्राइमरी सोर्स मटेरियल विल बी योर क्लास नोट्स। उसके बाद आई एम ऑल्सो कवरिंग योर एनसीईआरटीज
क्लास में ही कराऊंगा मैं एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इट इज़ ऑलवेज गुड कि एनसीईआरटी को आप अपनी आंख से खुद पढ़ो। मैं करा लूंगा कॉन्सेप्ट, लेकिन अपनी आंख से एक रीडिंग करना ज़रूरी है। जैसे ही मैं यहाँ पर टॉपिक ख़त्म करूँगा, मैंने यहाँ मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर ख़त्म किया, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा घर पे मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर है वो रीड कर लेना उसको, सो यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि लिखा कैसे जाता है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एनसीईआरटी वाली वो बहुत बड़े दिग्गज प्रोफेसर्स लिखते हैं एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी और इग्नू का मटीरियल, इंडिया में इससे बेहतरीन मटीरियल नहीं है। तो एनसीईआरटी और इग्नू का मटीरियल पढ़ना चाहिए इंसान को। ऑप्शनल के लिए इग्नू ज़रूरी पढ़ना चाहिए, लेकिन जीएस के लिए एनसीईआरटी क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये 10-15 प्रोफेसर बड़े बड़े बैठकर एक किताब लिखते हैं इतनी छोटी सी, और उसमें तो इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज होती है कि आपको पता चलता है इन्होंने एक एक लाइन में 10 कॉन्सेप्ट निचोड़ के डाले हैं। तो तब समझ आता है कि एनसीईआरटी इतनी अच्छी क्यों है। बार बार बोला जाता है बिटवीन द लाइन्स पढ़ो, बिकॉज एनसीईआरटी में, जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बोलूँगा, जितना मैंने एनसीईआरटी से नहीं सीखा उतना मुझे किसी किताब ने नहीं सिखाया। बिकॉज एनसीईआरटी में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, उसमें 50 कॉन्सेप्ट होंगे छोटे से पैराग्राफ में, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छे ल्यूसिड लैंग्वेज है उसकी। तो मैं जो पढ़ाऊँगा वो तो है ही एनसीईआरटी की एक अच्छी रिविजन, अच्छा एक रीडिंग होनी चाहिए 11th और 12th की। 11th और 12th की 11th की कब पढ़नी है? अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना, जब मैं बोलूँगा तब पढ़ना है, और मैं यहाँ से चैप्टर भी दूंगा आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। फिलहाल के लिए मैं बस कह रहा हूँ आपको, दिस इज द सोर्स मटेरियल। 12th में 2 एनसीईआरटीज मिलेंगी आपको, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो आप नहीं पढ़ाएंगे, ये मैं सारा जितना भी है उस क्लास में ही कराऊंगा, खाम का आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। मैक्रो में जो चैप्टर मैं यहाँ से बोलूँगा वो चैप्टर आप पढ़ेंगे, लेकिन वो तब पढ़ेंगे जब मैंने वो क्लास में पढ़ाया होगा, ठीक है, बिकॉज देन इट विल मेक सेंस। अभी पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद लोग इसके लिए मुरनाल सर को पढ़ते हैं, श्रीराम को पढ़ते हैं, या नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, या रमेश सिंह पढ़ते हैं। ये 4 किताबें मार्केट में हैं इसकी, मुरनाल, श्रीराम, नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह। रमेश सिंह सर ने किताब बहुत अच्छी लिखी थी कुछ साल पहले। उन दिनों इकोनॉमी की किताबें नहीं होती थी मार्केट में उतनी, जब सर ने पहली बार लिखी थी। फिर जाके वो उससे अच्छी किताबें आने लगी, तो रमेश सिंह कुछ अब इस बारी ज़्यादा नहीं पढ़ते लोग। नितिन सिंघानिया नई किताब है, थोड़ा अपडेटेड है, ठीक ठाक किताब है। उससे अच्छी किताब श्रीराम है। मुरनाल काफ़ी वास्ट किताब है, मतलब मुरनाल आपका 2-2.5 हज़ार पेज है, इट्स लाइक दिस मच। तब जाके मुरनाल से क्वेश्चन तो फंसते हैं, बट उसने इतना कुछ ठूस ठूस के भरा है कि वो मतलब कवर करने में ही आपको 6 महीने लग जाएंगे वो करने में। इट्स टू मच, ठीक है। सो अगेन विल गो बैक, आपको ये 2 काम करेंगे आप। ये जो है दैट इज़ माई हेडेक, मैं करा लूँगा क्लास में, ठीक है, वो हम कर लेंगे। जो मुझे एक्स्ट्रा देना है वो मैं हैंडआउट्स में दे दूंगा, बट बेसिकली क्लास नोट और ये वुड बी योर प्राइमरी थिंग। उसके बाद जब आप इकोनॉमी ख़त्म करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर भी कहाँ से पढ़ना है। जैसे मेरा आखिरी लेक्चर होगा, मान के चलिए आज 1 में, अगर आज 1 में चल रहा है तो 1 जून तक आपका जैसे ख़त्म होगा इकोनॉमी, रोज़ाना 3-3 घंटे। उसके बाद 1 महीने के बाद आपको उसके बाद जितना भी करंट अफेयर आएगा, वो करंट अफेयर आप जैसे किसी मैगज़ीन से कैसे उठाना है वो मैं बता दूंगा तब, ठीक है। दिस वुड बी योर प्रीलिम्स के लिए। देन है आपका मीन्स। मेंस में GS3 में हर साल 20 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी हम 2013 से जाएंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो यूपीएससी में 2013 में वी हैड 6 क्वेश्चंस, 14 में वी हैड 7 क्वेश्चंस, again at 6 questions, 6 questions, 6 questions,
5 क्वेश्चंस, 4 4 4 4। पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली 4 क्वेश्चन आ रहे हैं प्योर इकोनॉमी वाले। आई एम नॉट काउंटिंग एग्रीकल्चर इनटू इट। एग्रीकल्चर डालोगे तो इसमें 10 हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर हटाकर दिस इज इकोनॉमी वाली क्वेश्चन। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले साल जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे 2023 का, सॉरी 24 का, उसमें भी आपको यही 4 से 5 सवाल ही आएंगे। दैट इज़ द ट्रेंड। इस साल भी यही होगा, ठीक है, 4-5 सवाल। और वो मेजरली कुछ थीम्स से, इंपॉर्टेंट थीम्स होती है जिस पे रेपिटेशन पे क्वेश्चन आता है। मान के चलिए फूड प्रोसेस, इंक्लूसिव ग्रोथ, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। पिछले 8 सालों में 4-5 बार रिपीट हुआ इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन। मार्केटिंग वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आपका मार्केट इकोनॉमी पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कैपिटलिज्म पे क्वेश्चन रिपीट होता है। इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन रिपीट होता है। बैंकिंग पे क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जिस पे क्वेश्चन रिपीट होता है। तो वो मैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, उसको रट्टा मारना है, वो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा पूरा। रिपीटेड वाले क्वेश्चन आपके ज़बानी याद होंगे, आपको टिप ऑफ द टंग। और बहुत बार ऐसा होता है कि केएस के मेंस में सीधा साधा यूपीएससी का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते हैं। बहुत बार, पिछले मेंस में भी, उससे पहले भी, कॉपी क्वेश्चन उठा, उसको कॉपी किया, सेम क्वेश्चन होता है, सेम लैंग्वेज होती है, सेम फुल स्टॉप भी होता है उसमें। तो वंस यू हैव लर्न दोज क्वेश्चंस, आप झक मार के वो आंसर लिख लोगे, ठीक है। तो दैट वुड बी योर मेंस। मेंस की इंपॉर्टेंस आपकी 4-5 क्वेश्चन की है लगभग। इसमें 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले होंगे, 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले होंगे। तो आप हिसाब लगा सकते हो, या 45, तो 65 मार्क्स मेंस में आपको इकोनॉमी से आएगा, 250 में से। इंटरव्यू तो पूरा घूमेगा इकोनॉमी के अराउंड। दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कि इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं हो इंटरव्यू में। इंटरव्यू बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं, तो 5 मेंबर में 1 मेंबर स्पेशलिस्ट होता है इकोनॉमी वाला, वो तो पूछेगा इकोनॉमी का क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमी वाला पूछेगा। एक साइंटिफिक वाला होता है जो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पूछता है। एक आपका पॉलिटी वाला, एक आपका जनरल क्वेश्चन पूछेगा। एक साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनालिटी निकालेगा कि कैसा इंसान है, कैसे बैठता है, कैसे रिप्लाई करता है, कैसे सोचता है, तालवस को उछाएँ कौन साथ, ठीक है ना। वो सारा कुछ वो मॉनिटर करेगा। कभी आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस देगा कि आपको ऐसा हो रहा है, आपका सबऑर्डिनेट ऐसे कर रहा है, वो करप्शन कर रहा है, तो आप उसको कैसे डील करोगे। या आपको हेड ने कोई ऐसी बात कर ली, आप एसपी हो, आपको आईजी ने फ़ोन किया कि ऐसे इनकाउंटर में उड़ा देना उसको, तो आप कैसे वहाँ पर बिहेव करोगे, क्योंकि आपका हेड आपको बता रहा है काम करने के। तो सिचुएशन देगा, सिचुएशन में चेक करेगा कि आप किस तरीके के इंसान हो। और हड़बड़ी में इंसान की असलियत बाहर निकल जाती है। आप कितना फेक कर सकते हो, वो फेक मेंस तक ही चलता है। इंटरव्यू में फेकनेस ख़त्म हो जाती है, बिकॉज वो ऐसे लोग हैं जो पिछले 30 40 साल से इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी मान लो मैं तो छोटा सा टिंगू टीचर हूँ, मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ। मुझे समझ आ जाता है कि जब कोई बच्चा बात करता है, मुझे समझ आता है कि ये मेरे को कैसे ट्रिक करने की कोशिश करता है। जब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस से समझ आने लगी चीज़ें, उनको तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो झक मार के बोल सकते हैं कैसा इंसान है, और वैसा ही फिर उसको ट्रिगर करेंगे। उसको लगेगा ये इसका वीक पॉइंट है, उसको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। तो पर्सनालिटी साथ साथ बनानी है इसकी। अब कभी मैं उठाऊँगा, शर्माना नहीं है, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आता बोलना, या मुझे 10 लोगों के सामने मैं शर्माता हूँ। शर्माना वरमाना, अगर शर्माते हो आप तो ये नहीं है आपके लिए। कल आपको 50 लोगों के सड़क पर 50 लोगों के सामने बात करनी है। अगर डीएसपी एसपी बन गए तो सड़क पर ही रहना है, ठीक है। तो वहाँ पर शर्माओगे ना तो काम हो गया। फिर इनका गोली मारनी है किसी को एनकाउंटर में, तो वहाँ शर्मा रहे हो तुम, वो बम मारेगा तुम्हारे सर पे। तो वो चीज़ ये वो काम नहीं है। सिविल सर्वेंट का बहुत बड़ा काम है, इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है उसमें। तो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी का। तो ये हो गया थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड, इकोनॉमी कहाँ कहाँ पर हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। I'll start with the most important topic, the first exposure, that is the introduction to the subject.
introduction. You will not get any question from this lecture, मगर this is a very important lecture. Introduction. देखिए, सिलेबस जैसे ही आप देखेंगे, आपको यूपीएससी के सिलेबस में जो भी चीज़ें देखने को मिलती है उसको हम इकोनॉमी कंसिडर करते हैं, और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसको हम इकोनॉमिक्स कंसिडर करते हैं। तो यूपीएससी इकोनॉमी पूछता है, इकोनॉमिक्स नहीं पूछता। अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं, आपका बैकग्राउंड है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना ही नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? इकोनॉमी। ये इतना आसान है, इतना आसान है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगेगा वो इकोनॉमी ही होगा, बिकॉज ये इतना ब्यूटीफुल और इतना रीजनेबल सब्जेक्ट है। इसमें कोई दकियानुसी चीज़ें, वो क्या था वो कल्चर वल्चर में इसका क्या, वो डांस फॉर्म है किसकी, क्या लिटरेचर के क्या क्या है, वो मुझे इतना गंदा लगता है वो सब्जेक्ट, बिकॉज मुझे कुछ याद नहीं होता वो, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें टोटल। लेकिन यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना आपको, इट इज़ ऑल योर माइंड, ऑल योर रीजनिंग। ठीक है, एक बार एक चीज़ समझ आ गई, उससे आप 10 चीज़ निकाल लोगे खुद से। तो ये रीजनेबल है पूरा का पूरा। इकोनॉमिक्स में अगर सिलेबस में इकोनॉमिक्स होता तो मामला बिगड़ जाता आपके लिए। इकोनॉमिक्स इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट बॉल गेम। इसीलिए मैं कहता हूँ जनरल स्टडीज़ के बेसिस पर ऑप्शनल ऐसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये कुछ अलग चीज़ है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जीएस का इकोनॉमी तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम वही ऑप्शनल ले लोगे, वहाँ जाकर पता चलेगा ये तो वो है ही नहीं जो मैं पढ़ रहा था। इकोनॉमिक्स अलग चीज़ है। इकोनॉमिक्स में हम बहुत ज़्यादा मॉडल्स पढ़ते हैं, थ्योरीज, ग्राफ्स, मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स से बैंड बजती है सबकी, इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स होता है वो। लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़ना है यहाँ। हमें बस मोटी मोटी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, उसमें कोई आपको डिटेल में अंदर थ्योरी में, मॉडल्स में, ग्राफ्स में या फिर मैथमेटिक्स में नहीं जाना आपको, बहुत ही ऊपर ऊपर से। तो अगर आपको दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन समझनी है कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स को थ्योरी कंसिडर किया जाएगा और इकोनॉमी को प्रैक्टिकल कंसिडर किया जाएगा। इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन है, ये एक फिनोमेना है। डिसिप्लिन फिनोमेना, फिनोमेना होगा तो डिसिप्लिन बनेगा। जब आप इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली देखते हो एज अ फिनोमेना तो उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स में ये काफ़ी एक फेमस लाइन है, एक इकोनॉमिस्ट ने दी थी, इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स एट प्ले। इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स एट प्ले। इकोनॉमिक्स की जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हो, इकोनॉमिक्स को जब आप होते हुए प्रैक्टिकली देखते हो एज अ फिनोमेना, वो आपका इकोनॉमी बनता है। समझा? और इकोनॉमी मीन्स नथिंग, इसका कोई मतलब ही नहीं है अनलेस यू अटैच अ रीजन टू इट। अनलेस यू अटैच अ रीजन टू इट। राइट डाउन, इकोनॉमी मीन्स नथिंग। Economy means nothing unless you attach a region to it. बिना रीजन के इकोनॉमी का मतलब ही नहीं है कुछ। मैंने आपको क्या बोला? ये क्या है? प्रैक्टिकल। ये क्या है? फिनोमेना। प्रैक्टिकल कहां, किधर पे हो रहा है? आपको एक ज्योग्राफिकल लोकेशन चाहिए उसकी। ये यूएस में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, सऊदी में हो रहा है। इनका अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। तो यूएस अगर डालेंगे तो यूएस इकोनॉमी होगा, इंडिया अगर डालेंगे तो इंडियन इकोनॉमी होगा। तो इसीलिए हम इकोनॉमी के साथ हमेशा एक रीजन अटैच करते हैं, पाकिस्तानी इकोनॉमी, सऊदी इकोनॉमी, बिकॉज अलग अलग सेटिंग्स में इकोनॉमी की शक्ल अलग हो जाती है। इंडिया की शक्ल इकोनॉमी की अलग है और यूएस की इकोनॉमी की शक्ल अलग है। वो अलग पैटर्न पे काम करता है, हम अलग पैटर्न पे काम करते हैं। तो आपका इकोनॉमी
इज मीन्स नथिंग अनलेस यू अटैच अ रीजन टू इट। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक। सिलेबस में आएगा क्या? अब मैं दोनों का आपको ओरिजिन बताऊंगा। मुझे बताओ पहले दोनों में से हमें किसका ओरिजिन पढ़ना चाहिए, और पहले आया क्या होगा? इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन आया होगा या इकोनॉमी एज अ फिनोमेना आया होगा? इकोनॉमी एज अ फिनोमेना। पहले हम एक फिनोमेना देखेंगे कि भाई ये इकोनॉमी का फिनोमेना डेवलप कैसे हुआ, उसके बाद उसको पढ़ने की जरूरत क्यों हुई, और यहीं से आपकी इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन बैठेगी। तो सब हेडिंग, हाउ इकोनॉमी बिगैन एज अ फिनोमेना। हाउ इकोनॉमी बिगैन एज अ फिनोमेना। एज अ फिनोमेना। इसको आप 4 स्टेजेस में समझ सकते हो। पहला स्टेज है इकोनॉमी शुरू कैसे हुआ। इकोनॉमिक फिनोमेना शुरू होता है विद द एडवेंट ऑफ ह्यूमंस। विद द एडवेंट ऑफ ह्यूमंस। एडवेंट ऑफ ह्यूमंस। याद रखिए, जो एक एक लाइन में यहां पर लिखूंगा, इट हैज अ लॉन्ग एसेंस टू इट। इसका बहुत बड़ा मतलब है। एडवेंट ऑफ ह्यूमंस। इकोनॉमी की कोई भी हिस्टोरिक इकोनॉमी की आप किताब उठाओ, वो इकोनॉमी को शुरू करते हैं इंसान से। इंसान शुरू जब हुआ, इकोनॉमी शुरू हुआ। इंसान क्यों, कोई और स्पीशीज क्यों नहीं? इकोनॉमी का सब्जेक्ट मैटर, उसके न्यूक्लियस में इंसान ही है, उसके बाहर कुछ नहीं। हम अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत साल कहा था इकोनॉमी क्या है? इट्स अ स्टडी ऑफ मैन। ये इंसान की स्टडी है, तो इंसान के इर्द गिर्द ही घूमता है। इकोनॉमी में हम कभी किसी और स्पीशीज की बात नहीं करते। इट्स नॉट लाइक एनवायरमेंट, इट्स इकोनॉमी, इट रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमंस। तो इंसान जब शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ, आप इवोल्यूशन के ध्यान से समझ सकते हैं। ये नज़रिए इर्तिका जो है, इवोल्यूशनरी थ्योरी, कि हम कहाँ से निकले, हम ज़मीन से ही निकले हैं। दूसरा है आपका क्रिएशन थ्योरी, कि हम जैसे थियोलॉजियंस जो है, या रिलीजियस एस्पेक्ट हमारा है कि हम ऊपर से आए हैं। एक हदीस भी है जो कॉन्फ्लिक्ट करता है हमारे ट्रेडिशनल सेटिंग्स को। ऐसे एक हदीस में कहा गया है कि इंसान ऐसे पैदा हुआ है जैसे एक पेड़ पैदा होता है ज़मीन से। एंड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू एनी ऑफ द मौलाना दैट वी हैव, दे विल नॉट नो द इंटरप्रिटेशन टू इट, कि ये कैसे हुआ है, और वो हदीस को चैलेंज भी नहीं करना चाहते। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ द एडवेंट ऑफ ह्यूमंस इज़ वेरी लिटिल। हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें इमेजिनेशन एक ही है कि हमें बचपन में बोला गया है वो ऊपर से आया था, वो ना आदम अलैहिस्सलाम, हवा इस्लाम, ऊपर से उतर नीचे मिले। हमें तो यही पता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहीं से निकली है, फिर कैसे वो मिलाप हुआ है तो वो उसमें नहीं जाएंगे। वो अलग एक फील्ड बनेगा। एवोल्यूशन को कैसे साथ में बिठाना है क्रिएशन के साथ, तब आपको एक डेवलप अंडरस्टैंडिंग होती है ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस की। ठीक है, इंसान कहाँ से आया। तो शॉर्ट में जहाँ से भी आया, चाहे एवोल्यूशन से हुआ, ऊपर से आया, इंसान की शुरुआत होने से हमें एक बात पता चली, लाइक अदर स्पीशीज़, इंसान में हैज़ एन इनहेरेंट कैपेसिटी कि ही हैज़ अ नीड फॉर फूड। उसको खाने की ज़रूरत है, खाने का डिज़ायर है। बेसिकली हम किसके अराउंड घूमते हैं? वी हैव टू फुलफिल आवर कार्नल डिज़ायर्स। हमें अपने डिज़ायर पूरे करने हैं, यही हमारा पूरा भागदौड़ है। आपको आराम चाहिए, आप उसके लिए घर बनाते हो, वो आपका डिज़ायर है। आपको खाना चाहिए, वो आपका डिज़ायर है। आपको शादी करनी है, वो आपका डिज़ायर है। ठीक है ना, आपको प्यास लगी, आपको डिज़ायर है पानी का, वो पानी पीना है। ये सारा हमारी पूरी ज़िंदगी अपने डिज़ायर पूरे करने में चली जाती है। ठीक है, तो इंसानों में इनहेरेंट है कि उसको अपने डिज़ायर्स पूरे करने हैं। स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट डिज़ायर फूड, द नीड फॉर फूड, और खाने का डिज़ायर लाइक अदर स्पीशीज़। मुझे बताओ, बाकी सारे स्पीशीज़ जो है, आप कुत्ते को देखो, लाइन को देखो, डियर को देखो, शीप्स को देखो, मुझे उनका एक काम बताओ जो वो करते हैं। एक काम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, है ना। इंसान एक वाहिद स्पीशीज है जो खाने के अलावा भी सोचती है ना, पढ़ती है, तो ये अलग चीज़ हो गया। तो दिस इज़ वेयर द डाइवर्सिटी लाइज। तो ठीक है, हमारा इनहेरेंट एम है कि हमें अपना फूड का डिज़ायर है, उसको पूरा करना है। वी हैव टू सर्वाइव। तो जब सर्वाइवल करना है तो खाना कहाँ से लाए? सो वी हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, जहाँ पर हंटिंग एंड गैदरिंग चलती थी। तो आप हंटिंग करते थे, फूड गैदर करते थे,
और अपना अपना जो डिज़ायर है खाने का वो पूरा करते थे, मीट दैट डिज़ायर। पर ग्रेजुअली आपको पता चला भाई ये जो मैं हंटिंग एंड गैदरिंग करता हूँ और जहाँ पर मैं फूड गैदर करता हूँ जंगलों से, क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि इस फूड में से जो सीड है उसको उगाया जाए किसी तरीके से। पता नहीं किसको दिमाग में आया होगा और वहाँ से खुद से एक पेड़ बनाया जाए। ये हुआ तो होगा एक्सीडेंटली, ऊपर से गिरा होगा कुछ सूखा सा, वो गिरा होगा ज़मीन में, वहाँ से पेड़ निकला होगा, तो लोगों ने सोचा होगा कि कैसे पेड़ निकला। फिर जाके चीज़ें आगे बढ़ी, आपने सीखा, आपने ये साइंटिफिक स्टडी की, आपको पता चला कि इसमें कोई बीज होता है, ये बीज डालते हैं तो नया पेड़ उगता है। और आई एम वेरी वेल कॉन्फिडेंट ऑन द फैक्ट कि आप सब लोग, मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड होंगे, बट स्टिल यू डू नॉट नो कि ये बीज में से पेड़ कैसे निकलता है। ठीक है ना, हकीकत में समझ नहीं आती चीज़ कि एक सूखी ज़मीन से बज़ाहिर जिसमें कुछ दिखता नहीं, पानी डालते हैं, ऊपर से कुछ सनलाइट पड़ती है तो उड़ जाता है, उसमें लाइफ आती है। बिल्कुल ऐसे ही आपने शुरू किया ये एग्रीकल्चर का कारवां। तो एग्रीकल्चर जब शुरू हुआ तो मामला बिगड़ गया। एडवेंट ऑफ ह्यूमंस के बाद सेकेंड की इवेंट वाज बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ एग्रीकल्चर बिगैन, और उस वक्त जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो हमारे पास मान के चलिए मेरा घर है और इस घर में हम 5 लोग रहते हैं, मैं, मेरा भाई, मेरे माँ बाप और मेरी भाभी, 5 लोग रहते हैं। अब ये 5 लोगों का कुछ डिज़ायर है फूड का, मान के चलिए 1 महीने में 100 किलो का राशन इनका डिज़ायर है। 100 किलो मिलेगा ये ज़िंदा रहेंगे, 100 किलो नहीं मिलेगा तो भूखे रहेंगे। अब ये 100 किलो बनाना है तो मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर शुरू किया। तो मैं एग्रीकल्चर शुरू करूँगा, कैसे तैसे मुझे 100 किलो बनाने पड़ेंगे, है ना, बिकॉज मेरा डिज़ायर उतना। तो जब पहली बार कोशिश की तो चलो 50 बने, फिर 60 बने, धीरे धीरे 100 किलो मैंने बनाया। और यानी मेरी जो प्रोडक्शन है, जो मैंने काम किया, वो प्रोडक्शन उतनी ही है जितना मेरा नीड है, जितनी मेरी ज़रूरत है। और ऐसे एग्रीकल्चर को जहाँ पर आप उतना ही प्रोड्यूस करते हो जितना आपको खुद नीड होता है, ऐसे एग्रीकल्चर को हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? वेरिन यू प्रोड्यूस द अमाउंट दैट यू नीड। आप उतना ही प्रोड्यूस करते हो जितना यू नीड, जितना आपकी ज़रूरत है। अभी तक भी चीज़ें उतनी चेंज नहीं हुई, चीज़ें उतनी खराब नहीं हुई। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर तक सब ठीक चल रहा था। धीरे धीरे इंसान की नॉलेज बढ़ी, उसको पता चला कि इस ज़मीन पर जहाँ पर मैं काश्तकारी कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको अच्छी सनलाइट दी और अच्छी फर्टाइल सॉइल पे किया और पीरियोडिकली मैंने इसको पानी देता रहा मैं कंटिन्यूसली, तो ये मुझे 100 किलो से ज़्यादा काश्त दे सकता है। ये मुझे 120 किलो दे सकता है। मेरी इनहेरेंट नीड कितनी है? 100 किलो की। मैं प्रोड्यूस कितना कर रहा हूँ? 120 किलो। अब मेरे पास क्या है? सरप्लस फूड, है ना। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से वी शिफ्ट टू सरप्लस एग्रीकल्चर। सरप्लस एग्रीकल्चर। अब देखिए हमारे पास एक सरप्लस एग्रीकल्चरल कमोडिटी है। मान के चलिए ये एक फैमिली है, इनका घर, ये फैमिली है और ये फैमिली ने काश्तकारी करके सरप्लस फूड बनाया, लेकिन इन्होंने जो काश्त किया वो किसका किया है? राइस का। तो इनके पास सरप्लस क्या है? 20 किलो का राइस। नीड कितनी थी? 100। 120 बनाया यानी 100 पूरा किया, 20 एक्स्ट्रा है। यानी ये 20 किलो ये फैमिली खुद कंज्यूम नहीं कर सकती, बिकॉज जितना कंज्यूम करना था वो उन्होंने कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही उसका नेबर है, उसके पास भी सरप्लस फूड प्रोडक्शन है, लेकिन उसने कुछ और प्रोड्यूस किया है, फॉर एग्जांपल वीट। इसके पास भी 20 किलो का एक्स्ट्रा वीट है। अब इसको राइस नहीं चाहिए और इसको वीट नहीं चाहिए, तो ये क्या करेंगे? ये बंदा आपस में समझौता करेगा कि क्यों ना मैं तुम्हें राइस देता हूं और तुम मुझे वीट दे दो। ये क्या हुआ यहाँ? एक्सचेंज। क्या हुआ? एक्सचेंज। जैसे ही आपके पास सरप्लस फूड प्रोडक्शन आने लगी, देयर वॉज अ नीड फॉर एक्सचेंज। देयर वॉज अ नीड फॉर एक्सचेंज। और एक्सचेंज इकोनॉमी का न्यूक्लियस है।
इकोनॉमिक एक्सचेंज बोलेंगे इसको। इस वक्त यहाँ पर क्लास में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। आपने घर पे एप्पल की प्रोडक्शन की, फिर क्या करते हो? एक्सचेंज करते हो। आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, वहां पे क्या करना है? एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज क्या करना है? यहाँ पर सर्विस देनी है, गवर्नमेंट को अपनी सर्विस देनी है 30 दिन की, तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। इकोनॉमी चलता ही एक्सचेंज पे है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि कैसे आपको इकोनॉमिक फिनोमेना देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? एक फिनोमेना क्रिएट हो रहा है एक्सचेंज वाला। तो एक्सचेंज से आगे बड़ी चीज़ें, शुरू में एक्सचेंज बार्टर एक्सचेंज होता था। क्या होता था? बार्टर एक्सचेंज, जहाँ पर मैं यहाँ से राइस दे रहा हूँ और वो मुझे वहाँ से वीट दे रहा है। मैं यहाँ से एक कमोडिटी दे रहा हूँ, वो मुझे वहाँ से दूसरी कमोडिटी दे रहा है। बीच में कोई भी पैसा इन्वॉल्व्ड नहीं है। जब पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो उसको बार्टर बोलते हैं, ठीक है? मैंने आपको यहाँ पर एक कमोडिटी दी, इस वक्त मैं आपको एक कमोडिटी दे रहा हूँ। मैं आपको क्या दे रहा हूँ? इकोनॉमी का लेक्चर। ये मैं आप कमोडिटी आपको दे रहा हूँ। रिटर्न में आप मुझे फॉर एग्जांपल राइस का 10 किलो दे रहे हो, तो ये हो गया बार्टर एक्सचेंज, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। अब बार्टर हमें अलग से पढ़ना है, जब मैं मनी एंड बैंकिंग पे आऊँगा। मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी। तो बार्टर का पहला एक्सचेंज का फॉर्म था। धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, बार्टर से एक बेहतर फॉर्म है, अगर हम पैसा ईजाद करेंगे तो एक्सचेंज फैसिलिटेट होगा। अभी हमारे बीच बार्टर का एक्सचेंज नहीं हुआ। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आपने बाहर पैसे भरे हैं, ठीक है ना? आप मुझे कमोडिटी नहीं दे रहे, आप मुझे पैसा दे रहे हो। ये पैसा आपने कहाँ से लाया? जब आपने अपनी कमोडिटी बेची, वहाँ से पैसा कमाया, वो पैसा मुझे दिया, मैं यहाँ से बेच रहा हूँ। तो आज क्या होता है? जिसके पास राइस है वो राइस को कन्वर्ट करता है किस में? पैसे में। फिर पैसे से क्या खरीदता है? वीट खरीदता है। तो ये पैसा क्या बन गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक मीडियम, बीच में एक मीडियम बना, इसको हम मॉनेटरी एक्सचेंज कहते हैं। मॉनेटरी एक्सचेंज। तो दिस इज हाउ इकोनॉमिक फिनोमेना इवॉल्व्ड ओवर टाइम। बार्टर से मीडियम, बार्टर से मॉनेटरी, फिर मॉनेटरी में अलग उसमें एवोल्यूशन हुआ, कमोडिटी, कमोडिटी से मेटालिक, से पेपर, फिर बैंक मनी, फिर क्रिप्टो करेंसीज। आज आपका जो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है? क्रिप्टो करेंसीज। मैं पढ़ाऊंगा मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक में। फिलहाल के लिए ये इंट्रोडक्शन है। तो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ इकोनॉमी बिगैन एज अ फिनोमेना। तो वी हैव द एडवेंट ऑफ humans, beginning of agriculture. Initially agriculture was at subsistence level, slowly and gradually evolved into, when there was surplus food there was a need for, initially the exchange was at a barter stage, then we evolved into monetary exchange. Because of problems like double coincidence of wants, because of problems like there is no divisibility of value, इसमें प्रॉब्लम है फंजिबिलिटी का, इसमें प्रॉब्लम है यूनिट ऑफ अकाउंट का, इसमें 5-6 प्रॉब्लम्स है। वो मैं मनी एंड बैंकिंग में पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं बार्टर एक्चुअली में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम थी बार्टर में, तब जाके शिफ्ट करना पड़ा। दूसरा क्वेश्चन, इकोनॉमी एज अ फिनोमेना हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? शाबाश, इकोनॉमिक्स है ना? हाउ economics began as a discipline. How economics began as a discipline. Now see, जैसे कि मेजॉरिटी आपके साइंसेस जिस सब्जेक्ट से निकले हैं, इकोनॉमिक्स भी उसी सब्जेक्ट से निकला है। या द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स नोन एज फिलोसफी। एक अरबी शब्द से निकला है फिलोसोफिया। फिलोसफी माँ है सारे सब्जेक्ट्स की। फिलोसफी हर एक डोमेन में काम करता है, नेचुरल साइंसेज में काम करता है, सोशल साइंसेज में काम करता है, हर एक जगह पर फिलोसफी ही फिलोसफी। इसीलिए पुराने जो फिलोसोफर होते थे, उन फिलोसोफर्स की साइंस की नॉलेज, मैथमेटिक्स की नॉलेज, हिस्ट्री की नॉलेज, पॉलिटी की नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज, उनको सबकी नॉलेज होती थी। फिलोसफी एक ओवर आर्किंग सब्जेक्ट है। फिलोसफी में एक ब्रांच है फिलोसफी का जिसको हम सोशल फिलोसफी कहते हैं। सोशल फिलोसफी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। तो सोशल फिलोसफी फिलोसफाइजेस अबाउट सोसाइटी, ये सोसाइटी को स्टडी करता है। और फिलोसफी सोसाइटी वाली, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए,
ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है। जैसे प्लेटोज आइडियलिज्म, प्लेटो ने कॉन्सेप्ट दिया था फिलोसोफर किंग का कि आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। ऐसे ही फिर एरिस्टोटल, आपका सोक्रेटिस, उन्होंने क्या क्या बोला सोसाइटी के बारे में। तो फिलोसोफर सोसाइटी के बारे में क्या बोल रहे थे। अब मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना है तो मैं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखूंगा। सोशल फिलॉसफी में जब आप सोसाइटी को स्टडी करते हो, सोशल फिलॉसफी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वी कॉल इट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, it is studied under social philosophy. Concept of distributive justice. Now what is the concept of distributive justice? यही है वो चीज जहां से इकोनॉमिक्स निकला है। डिस्ट्रीब्यूटिव और जस्टिस, ये दो वर्ड्स है। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कुछ, और क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है या अनजस्ट है, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। बिकॉज फिलॉसफी इज अ नॉर्मेटिव साइंस, जहां पर आप वैल्यू जजमेंट करते हो, यानी आप सही और गलत के बीच की डिफरेंस समझाते हो। नेचुरल साइंसेस सही और गलत की डिफरेंस नहीं समझा सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजी की नॉलेज इस्तेमाल करके, सिर्फ बायोलॉजी की नॉलेज इस्तेमाल करके, आप में से कोई मुझे यहां पर बता सकता है क्लास में कि रेप करना गलत है? बायोलॉजी की नॉलेज इस्तेमाल करके मुझे प्रूव करके दो कि रेप करना गलत है? एनीवन? बता सकते हैं? यू डू नॉट हैव मॉरल जजमेंट्स इन बायोलॉजी। नेचुरल साइंस में मॉरल जजमेंट होता ही नहीं है। वो बस आपको बताता है कि क्या हो रहा है, वो नहीं बता सकता है ये जो हो रहा है वो सही है या गलत। सही गलत फिलॉसफी बोलती है, रिलीजन बोलता है जो फिलॉसफी के अंदर आता है। सही गलत का कॉन्सेप्ट हमें बोला जाता है। अच्छा जरा मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके मुझे बताओ कि सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना गलत बात है। ये नहीं निकाल सकते आप। नेचुरल साइंसेस डील ही नहीं करते, उनका ये डोमेन ही नहीं है। आपको फिलॉसफी, रिलीजन बोलता है कि सच बोलना है अच्छी बात है और झूठ बोलना गलत बात है। सही और गलत मॉरल ऑब्जेक्टिविटी, ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इंसानों में फिलॉसफी की वजह से है। ठीक है, नेचुरल साइंसेस फिलॉसफी मोरालिटी के साथ डील नहीं करते। इनफैक्ट इट्स अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम बायोलॉजी के अंदर, देयर इज अ प्रॉब्लम कि मोरालिटी कहां से आती है इंसान के अंदर। बिकॉज हमारे अंदर तो सेल्स है और सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये मोरालिटी सही गलत कहां से आ गया बीच में? यानी कोई अंदर चीज है जो आपको सही गलत की पहचान करा रहा है। आप सही काम करते हो, आपको अच्छा लगता है, बुरा काम करते हो, वो बुरा लगता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो है अंदर, हम उसको सोल कहते हैं, साइंस उसको कॉन्शियसनेस कहता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या है वी डोंट नो। जैसे अल्लाह कहते हैं कि जब वो आए थे, बनी इसराइल जब पूछने आए थे वो 3 सवाल कि असहाब कहफ कौन है, जुल्करनैन कौन था और रूह क्या है, तो उन्होंने बोला कल आना, मैं कल जवाब दूंगा। तो कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बोला कि असहाब कहफ कौन थे, तो सूरह कहफ नाजिल हुआ। जुल्करनैन कौन है, तो जुल्करनैन का पूरा किस्सा याजूज और माजूज का बाहर है। उसके बाद जब रूह का सवाल आया तो उन्होंने कहा रूह क्या है, वो अल्लाह का अम्र है, उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। आज भी साइंस में कॉन्शियसनेस क्या है किसी को नहीं पता है। बायोलॉजी में एक रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस पे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बायोलॉजी के अंदर। वी डोंट इवन नो व्हाट कॉन्शियसनेस इज। हमें बस इतना पता है कि कॉन्शियसनेस शाम को हम सोते हैं, वो बॉडी से चली जाती है, सुबह उठते हैं तो वापस आती है, हमें इतना ही पता है। ठीक है, पर है क्या, कहाँ से इमर्ज होती है, वी डोंट नो दैट। ठीक है, ब्रेन से माइंड कैसे बनता है, वी डोंट नो दैट। थॉट्स कैसे आते हैं। आप जैसे कभी फॉर एग्जाम्पल अभी बैठे हो यहाँ, अभी आंखें बंद करो, अभी आप पहुंचोगे अपने घर, और घर पे आप अपनी माँ से कुछ बात कर रहे हो, उसने कुछ अच्छी बात बोली, अभी आप मुस्कुरा रहे हो इधर पे बैठ के। वो हाउ इज दिस हैपनिंग? रोबोट कैन नॉट डू दैट। ठीक है ना, तो ये मामला, ये फिलोसफी का डोमेन है, साइंस का नहीं। नाउ सी, फिलोसफी में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और जस्टिस का। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या बोलता है? देयर आर सम क्वेश्चंस जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिसके साथ डील करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलता है कि हमने आए दिन सोसाइटी के अंदर देखा
जब न कास्ट डिवीजन था न रिलीजियस डिवाइड था, एक डिवाइड हमेशा से था, दैट वॉज द डिवाइड बिटवीन रिच एंड द पुअर। हमेशा से ये डिवाइड था कि देर इज द डिवीजन बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, जिनके पास है जिनके पास नहीं है। ये रिच और पुअर, हैव्स एंड दी हैव नॉट्स के बीच में जो डिवीजन है, ये डिवीजन असल में किसका है? डिवीजन है वेल्थ का। फर्क तो वेल्थ की है। आपके पास अबू हुरैरा भी है जो फुकराए सहाबा में थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था खाने को। आपके पास अब्दुल रहमान बिन औफ भी है, जिनके पास आज की वैल्यूएशन के हिसाब से $600 बिलियन की टोटल वेल्थ थी, बियॉन्ड देन योर इलॉन मस्क का भी। इलॉन मस्क, ज़करबर्ग और जेफ बेजोस मिलाकर भी उतनी वेल्थ नहीं होती। तो ये कैसे है इतना डिफरेंस? इसको स्टडी करने के लिए यू हैव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो फिलोसोफर्स इसको स्टडी कर रहे थे, व्हाई सम पीपल आर रिच, किसी के पास ज़्यादा वेल्थ क्यों है, एंड व्हाई सम पीपल आर पुअर, इसकी वजह क्या है? व्हाई इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल? ऐसा क्या हो जाता है इकोनॉमी के अंदर कि किसी के पास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है वेल्थ की, किसी के पास कम हो जाती है? ये क्या है? इसको स्टडी करना चाहिए हमें। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो रहा है जो कि अनइक्वल है, इनइक्वालिटी है रिच और पुअर के बीच में, क्या ये इनइक्वालिटी जस्ट है या अनजस्ट है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है रिच और पुअर के बीच में, ये जस्ट है या अनजस्ट? अनजस्ट है ना? नहीं, जस्ट भी नहीं। इकोनॉमिक सर्वे लास्ट टू लास्ट ईयर एक चैप्टर लिखता है, घर पे सर्च करना आप, इनइक्वालिटी इन इंडिया डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट बट कन्वर्जेस विद द नेशनल ऑब्जेक्टिव। कि हमारे यहां जो इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, ये कन्वर्जेंस में है। जो हमारा मकसद है उसके कन्वर्जेंस में है। मकसद है हमारा एक इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, आपस में लाइक ज़्यादा रिच और पुअर के बीच में डिवाइड ना हो। लेकिन जो इनइक्वालिटी है इंडिया में, ये अनजस्ट नहीं है, ये जस्ट है। अब आप अंदर से सोच रहे होंगे कि इनइक्वालिटी जस्ट कैसे हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एब्सोल्यूट इक्वालिटी के मानने वाले हो तो आप पागल होने चाहिए, बिकॉज पागल लोग ही ऐसी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास में इकोनॉमी पढ़ाया और इकोनॉमी में मुझे अब टेस्ट लेना है, और मैंने लड़का लड़की करके टेस्ट लेना है, लड़कियों को अलग लड़कों को अलग। तो मैंने कल आपका टेस्ट लिया, टोटल मैंने आपको 100 क्वेश्चंस दिए, बंद करे। टोटल मैंने आपको 100 क्वेश्चंस दिए। लड़कियों ने मेहनत की, इनकी आदत है बचपन से अच्छी मेहनत करते हैं, तो उन्हें मेहनत की, शाम को 12-12 बजे तक पढ़ा, और सुबह जब इन्हें टेस्ट दिया इनको 80 मार्क्स आए, 80 मार्क्स। और लड़के, एज वी हैव ऑलवेज बीन निकम्मे टाइप के, वी डिड नॉट स्टडी। तो हम ऐसे ही घूम पे शाम को सोचा कि अब कल एग्ज़ाम है, ऊपर से देखा तो कल एग्ज़ाम देने आए तो हमें 40 मार्क्स मिले। तो लड़कों को 40, लड़कियों को 80। ज़्यादा मार्क्स किसके पास है? डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ इक्वल है अनइक्वल? अनइक्वल है। लेकिन मैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी का मानने वाला हूँ। मुझे ये इक्वालिटी लड़का और लड़की के बीच में बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने इनके 20 मार्क्स उठाकर इसको दे दिए, इसको 60 हो गए, इसको भी 60 हो गए। अब ये इक्वल सोसाइटी बनी। ये जस्ट है अनजस्ट? जी, equality in society. Yeah. That means distribution. Suppose when we there is a scheme from a government, and we try to distribute in so-called modern society. There are political parties like Sarpanch. They are getting more whatever. Either it is the form of financial aid or any other. Then this is not distributed just. सर ये टैलेंट पे मार्क हो जाएगी। तो मतलब हम अगर सोसाइटी में की बात करें तो हमें, मुझे लगता है कि जो अप्रोच सोसाइटी में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो ये वहाँ पे नहीं आ सकता। एब्सोल्युटली, मेरा वही पॉइंट है। यू आर रीइंफोर्सिंग माई पॉइंट ओनली। मैं वेल्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो टैलेंट के बेसिस पे था, तो वो इनइक्वालिटी जो थी वो ठीक थी, वो इनइक्वालिटी गलत नहीं थी। लड़कियां मेहनत करिए तो उसको 80 दे दो, ये नहीं कर रहे तो उनको 40 दे दो, ठीक है, ऐसी इनइक्वालिटी ठीक है। लेकिन दूसरी इनइक्वालिटी है कि आप इसको आप दे रहे हो, इसको नहीं दे रहे, डेलिबरेटली डिस्क्रिमिनेट करो, ऐसी इनइक्वालिटी एलिमिनेट करनी चाहिए। तो इनइक्वालिटी के टाइप्स है।
तो पॉइंट यही है मेरा कि जो भी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है, खासकर वेल्थ वाली, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ है रिच और पुअर के बीच में, ये जस्ट है या अनजस्ट, ये टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। मैं इतना ही बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, वाई सम पीपल आर रिच, वाई सम पीपल आर पुअर, वट एवर द आंसर, वेदर इट इज जस्ट, वेदर इट इज फेयर। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते 18th और 19th सेंचुरी फिलोसोफर्स ने इकोनॉमिक्स का बर्थ दिया। इकोनॉमिक्स यहीं से फुटक के बाहर निकला है। तो इकोनॉमिक्स का असल डोमेन क्या स्टडी करना है, वेल्थ स्टडी करना है। समझ आ? राइट डाउन दिस लास्ट पॉइंट। सर जो ये लाइन है ना, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, मतलब ठीक है ये लाइन? बिल्कुल ठीक है। रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी दैट वी हैव इन द वर्ल्ड। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो मतलब सर मतलब ये जस्ट है ये लाइन? नो, इट्स टोटली अनजस्ट। बिकॉज हमारा ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है इस पे, इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी की रिपोर्ट ये है कि दुनिया का जो 1% पॉपुलेशन है, दैट होल्ड्स क्लोज टू 90% ऑफ द वेल्थ, ठीक है ना। और ये दिन ब दिन उनकी वेल्थ क्रिएशन बढ़ रही है और कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। जितनी वेल्थ क्रिएशन हो रही है, दैट इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड दैट 1% ऑफ, बाकी के नीचे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। कोविड में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन गॉट वर सफरिंग, उनका खाने के वांदे पड़ रहे थे। मुझे बताओ इस क्लास में कौन है जिसको कोविड की वजह से फायदा हुआ, लॉकडाउन की वजह से? तुम्हारा? जब मेजॉरिटी इंडिया नीचे गिर रहा था, तब अडानी ग्रुप ऊपर उठ रहा था। तो दैट इज एन एविडेंस टू द फैक्ट द रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअर। हाँ, फिर वो हिंडनबर्ग करेगा कुछ, वो अलग चीज़ हो गया, ठीक है, पर ये होता है। तो राइट डाउन दिस पॉइंट। Social philosophies, concept of distributive justice. Social philosophies, concept of distributive justice. That is, why some people are rich and some poor, and whatever the answer, whether it is fair, whether it is fair. Eighteenth and 19th century philosophers, 18th and 19th century philosophers wrestling with these questions, wrestling with these questions, gave rise to economics as a discipline, gave rise to economics as a discipline. Gave rise to economics as a discipline. तो यहां से डिसिप्लिन बना है, तो दूसरा क्वेश्चन भी एड्रेस हो गया आपका। तीसरा है कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट्स। ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट मैं चाहता हूं कि आपको ज़बानी याद हो, बिकॉज हम बार बार इनकी बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट्स, अभी आपने लिखा 18th एंड 19th सेंचुरी फिलोसोफर्स। ये कौन से फिलोसोफर्स थे मैं लिखाऊंगा आपको। जैसे 14th सेंचुरी से हम शुरू करेंगे, देन 18th सेंचुरी, देन 19th सेंचुरी, देन 20th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट बाय द नेम ऑफ Ibn Khaldun. Ibn Khaldun came up with a treatise known as Al-Muqaddimah. पहली किताब है जिसने डिवीजन ऑफ लेबर, प्राइस थ्योरी पर काम किया। इकोनॉमिक्स का बहुत अर्ली वर्क है ये इब्न खल्दून का, अल-मुक़द्दिमा। 18th century philosophers में you have a very famous and the only one, Baba-e-Adam, Adam Smith, the father of economics. Adam Smith.
19th सेंचुरी में यू हैव कार्ल मार्क्स, मार्शल, माल्थूस, वॉलरस। वॉलरस का जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स उसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इकोनॉमिक्स। मैग्ना कार्टा ऑफ इकोनॉमिक्स, contribution of Walrus in the field of economics is known as Magna Carta of economics. बताऊंगा Magna Carta of economics. 20th century. You have Keynes, you have Milton Friedman, you have Mehboob ul Haq, Amartya Sen, Mehboob ul Haq, Amartya Sen, you have Jagdish Bhagwati, Jagdish Bhagwati, you have Abhijit Banerjee, Abhijit Banerjee, अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी ने बहुत बड़ा काम किया पॉवर्टी पे। जगदीश भगवती, अभिजीत बैनर्जी। महबूब उल हक पाकिस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे काम किया था, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा। यूनाइटेड नेशन में अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था HDI पे, अमर्त्य सेन हैज़ बीन एन असिस्टेंट ऑफ महबूब उल हक अलॉन्ग विद इंजे कोल। ये 3 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने HDR बनाया था पहला। मैग्ना कार्टा एक पहला डॉक्यूमेंट आया था जिसने पहली मर्तबा दुनिया में कहा था कि जो बादशाह है वो लॉ के ऊपर नहीं है। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड। इसीलिए कहा जाता है कि इस जो उसका कंट्रीब्यूशन था उस वक्त पहली बार ये करना, वैसा ही इसका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सो जब भी कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो ये हर सब्जेक्ट में है। देन वी हैव, ये हो गए कुछ इकोनॉमिक्स के नाम। देखो इसको तो हमें टच नहीं करना, एडम स्मिथ बार बार इस्तेमाल होगा बिकॉज इसी का कैपिटलिस्टिक थ्योरी बाहर आई है, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट, मार्केट इकोनॉमी इसी का सिस्टम है। मार्क्स का बार बार पढ़ना है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, चाइना, USSR इसी का ब्रेन चाइल्ड। मार्शल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। केनीजियन इकोनॉमिक्स 1937 के बाद इसकी जब किताब आई तब से जाके मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल बाहर आया। मिल्टन फ्रेडमैन मॉनेटरिस्ट स्कूल से है, इन्होंने मनी सप्लाई और लिक्विडिटी पे बहुत काम किया। महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, इन्होंने बहुत काम किया डेवलपमेंट पे। जगदीश भगवती, अभिजीत बनर्जी बहुत काम किया पॉवर्टी पे। ठीक है, तो और ग्रोथ पे। ये मैं एक एक करके जब इंशाल्लाह टॉपिक्स उठाएंगे वहाँ इनके नाम फिर से आएंगे। ये हो गया आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच द सब्जेक्ट स्टार्टेड।